बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। तो स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट हम लोगों ने कर लिया। दैट वाज चैप्टर 9। आज मेरे पास आपके लिए है चैप्टर 10 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट एंड एनर्जी जनरेशन। सो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे प्लांट और एनिमल्स की मदद हम ले रहे हैं फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, स्ट्रैटेजीज जो फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ मदद कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे घर के खाने में भी मदद कर रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रीज़ में भी मदद कर रहे हैं और कैसे सीवेज को क्लीन करने में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल यानी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को कैसे वो ब्रेक कर रहे हैं और कैसे उसको साइकिल में हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे दो प्लांट डिजीजेस बताओ जो बैक्टीरिया कॉज करता है। तो बैक्टीरिया से होने वाली दो प्लांट डिजीजेस हैं बेटा, सिट्रस कैंकर और फायर ब्लाइट। ये दो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है। आगे नेम 2 फंगल डिजीजेज ऑफ प्लांट में लगने वाली दो फंगल डिजीजेस के नाम बताइए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, नाम से पता चल रहा है पोटैटो प्लांट में, और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी बेटा आपको नाम से पता चल रहा है व्हीट में। फिर आगे है दो फंगल डिजीजेज एनिमल्स में बताइए। तो एक तो बेटा रिंगवॉर्म है, फिर एक एथलीट्स फूट है। ये बीमारियां भी एनिमल्स में होती है फंगस से। एक्जिमा भी एक बीमारी होती है। ठीक है, फिर है नेम 2 ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली दो ह्यूमन डिजीजेस बताओ। टाइफाइड होगी, कॉलरा होगी। ठीक है, ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। फिर है जी एक्सपैंड करो LAB की फुल फॉर्म है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टोज को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने की मदद करता है। ठीक है, जो आप नोटिस करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में दूध है और आप किसी से जाग मांग के लेके आते हो। जाग एक्चुअल में क्या मांगते हो? आप दही का छोटा सा चम्मच लेके आते हो। उस छोटे से चम्मच दही के उस चम्मच को आप दूध में मिला देते हो और वो भी अगले दिन दही बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपने दही का छोटा सा चम्मच लिया है उसमें जी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया को जब हम मिल्क में डालते हैं तो मिल्क में वो रिप्रोड्यूस करता है। जब वो रिप्रोड्यूस करता है उसका नंबर बढ़ता है, और बच्चों जब उसका नंबर लार्ज अमाउंट में बढ़ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। तो ये क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जी नेम द माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन प्रेपरेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व करता होता है? वो है जी बेकर्स ईस्ट। बेकर ईस्ट का फुल फॉर्मूला है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। ये ब्रेड को बनाने में मदद करता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है बेटा ईस्ट की। आपने बहुत नोटिस किया होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि जी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड है, बर्गर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड है, नहीं खाना चाहिए। पर बेटा मैं कहता हूँ कि अगर बर्गर को आपने हेल्दी तरीके से बनाया, अगर आपने जो उसमें ब्रेड यूज़ की है वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, अगर आपने पिज़्ज़ा बनाया है तो उसकी जो डो यूज़ की है वो भी आपने उसके अंदर सूजी डाली है, जिसको हम सेमोलिना बोलते हैं। सूजी की इंग्लिश सेमोलिना होती है। तो सूजी डाली है तो डेफिनेटली वो ब्रेड आपकी हेल्दी ब्रेड नहीं बन गई क्या? तो उस हेल्दी ब्रेड को अगर आप खाओगे तो आप बीमार थोड़ी होगे। तो जो ईस्ट से जो हमें ब्रेड मिलती है, अगर हम ब्रेड खाते हैं
ठीक है। अगर पिज़्ज़ा की जो क्रस्ट है यानी जो उसकी डो है, अगर वो उसके अंदर ईस्ट है और उसके अंदर सेमोलिन है और मल्टीग्रेन डला हुआ है, सो बेटा ये भी हेल्दी ऑप्शन हो सकते हैं। सो हमेशा याद रखना कि पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स आर नॉट बैड चॉइस, बट उनको बनाने का ढंग हेल्दी होना चाहिए। अगर उसी में आप चिली सॉस डाल दोगे, सोया सॉस डाल दोगे, ठीक है, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो डेफिनेटली वो तो फिर आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा ना। सो दीज ऑल थिंग्स, सैंडविचेस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बर्गर कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, पिज़्ज़ा कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इफ दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू को माइंड में रख के इनको बनाया गया, सो बेटा डेफिनेटली दे विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ईस्ट होता है बेटा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, जो एक तरह से हेल्दी बैक्टीरिया, अगर इसका नॉर्मल अमाउंट है हमारी बॉडी में, अगर ये नॉर्मल और रिक्वायर अमाउंट के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में है, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, सो ये बनता है कैसे, चलो ये भी आपको बता देते हैं। जब ये एक्चुअल में बेटा एनारोबिकली रिप्रोड्यूस होता है, रेस्पायर करता है, इसकी जो रेस्पिरेशन होती है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है हाई टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, जो ये ईस्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो सपोज अगर आपने इसको डो के अंदर मिला दिया है, ठीक है, आटे के अंदर मिला दिया, तो आटा क्यों फूल जाता है थोड़े घंटों में? वो इसलिए बोलता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से रिलीज करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल होती है। जब वो बबल होके निकलती है आपकी डो के अंदर से, तो डो फूल जाती है, ब्रेड फूल जाती है। ठीक है, चलो जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हाउ इज टॉडी प्रिपेयर्ड। टॉडी कैसे बनाई जाती है? टॉडी बनाई जाती है जी ईस्ट की फर्मेंटेशन ऑफ कोकोनट मिल्क। साउथ इंडिया हो गया, फिर उसके बाद बेटा हमारा ये गोवा हो गया, वहाँ पे ये देसी शराब का नाम है टॉडी। तो कोकोनट मिल्क के अंदर ईस्ट डाल के उस कोकोनट मिल्क को सड़ा दिया जाता है, और जब उसके अंदर सड़ाना है यानी बेटा उसकी फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय द बैक्टीरिया। जब उसकी फर्मेंटेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच वे microbes have played major role in controlling diseases caused by harmful bacteria। Microbes बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचाते हैं हमें? माइक्रोब्स बेटा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन एंटीबायोटिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए। जब भी आपका पेट खराब हो, अगर आपका पेट ठीक नहीं हो रहा, सो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। जो कॉमन एंटीबायोटिक हम लेते हैं नॉर्फ्लॉक्स। अब नॉर्फ्लॉक्स भी दो तरह की आती है, एक होती है नॉर्फ्लॉक्स और एक होती है नॉर्फ्लॉक्स TZ। नॉर्फ्लॉक्स TZ लेनी चाहिए और उसको रेगुलरली 3 दिन लेना। अगर आपका पेट खराब भी था और अगर ठीक हो गया, तब भी आपको मेडिसिन लेनी है ताकि वो इन्फेक्शन रिलैप्स ना कर जाए। सो TZ का मतलब होता है टिनिडाजोल। टिनिडाजोल भी ली जाती है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। इसका कोर्स होता है आपको 3 टैबलेट 3 दिन खानी है। ठीक है, और एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा कर लेना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा ना करें तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उस, और ये जो हमारी बॉडी का जो इन्फेक्शन है उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो फिर हम ठीक होने में हमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, फिर आगे, तो ये जितनी नॉर्फ्लॉक्स हो गई, ठीक है, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स आपको अवेलेबल है ये माइक्रोब से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है जी, नेम द अल्कोहलिक बीवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होने वाली बीवरेजेस के नाम बताओ। देखो जी, और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं सड़ना। ठीक है, आप कह सकते हो रॉट होना, रॉट होने को भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनते हैं। एक्चुअल में वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, इन सबके सोर्स अलग अलग हैं, पर इनमें फर्मेंटेशन के लिए जैसे ईस्ट डाल दिया जाता है या बैक्टीरिया डाल दिया जाता है,
तो वो रिप्रोड्यूस होता है तो वो ढेर सारी CO2 प्रोड्यूस करता है और उसके थ्रू ये वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम बनते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दीज आर केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय सर्टन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स इन केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं एंड यूज टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स, और इनकी मदद से, इन केमिकल्स जो माइक्रोब्स ने बनाए उनकी मदद से हम हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर देते हैं और मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी हमें मिलती है। ठीक है, सो जितनी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट आपको मिलती है उसके अंदर जो केमिकल आप ले रहे हो वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं? माइक्रोब से। तो यानी माइक्रोब्स के द्वारा बनाए हुए केमिकल से ही हम माइक्रोब्स को, हार्मफुल केमिकल्स को किल करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक माइक्रोब कैन ऑल्सो बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी? तो जी माइक्रोब जो स्लज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एनारोबिकली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इनफ्लेमेबल बायोगैस बनाते हैं जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ले सकते हैं। तो यस, माइक्रोब्स सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो वो अलग अलग तरह की गैसेस बनाते हैं। उनमें मीथेन गैस होती है जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोल देते हैं, और इस गैस को हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो बेटा ये नया चैप्टर शुरू हुआ था आज का, तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट एंड एनर्जी जनरेशन। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक ही है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में लिख लेना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी। और बेटा प्लीज़ जल्दी अपनी फ़ीस क्लियर कर दो, क्योंकि अब हम उन बच्चों को निकालना शुरू कर देंगे जो ऐसा नहीं कर रहे। सो स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम।